नमस्कार दोस्तों, 70वें और 71वें बीपीएससी मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी के सेगमेंट में विद्या एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से देख सुन पा रहे होंगे। और आज हम लोग इंडियन पॉलिटी से जुड़े हुए सेगमेंट की बच्चों चर्चा करेंगे कि आपको तैयारी की रणनीति क्या रखनी है या तैयारी की किस प्रकार की योजना बनाकर आप इस परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में बहुत अच्छा कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो आपको स्रोत या आपको तैयारी जो रखनी है वह किन स्रोतों से रखनी है। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों की जो प्रवृत्ति है, जो प्रश्नों की जो प्रवृत्ति है, जो ट्रेंड है, उस ट्रेंड एनालिसिस को भी आपसे मैं डिस्कस करूंगा। और ट्रेंड एनालिसिस के डिस्कशन के साथ साथ हमें क्या अगले 70वें मुख्य परीक्षा, जिसके प्रारंभिक परीक्षा को लेकर विवाद बहुत गहराता जा रहा है और हम लोगों की पूरी जो समर्थन और सहानुभूति और समानुभूति ये तीनों विद्यार्थियों के साथ है। और बिहार लोक सेवा आयोग के सभी जिम्मेदार लोगों को परीक्षा में हुई विसंगतियों का समुचित प्रत्युत्तर देना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों के मन में जो तमाम शंकाएं हैं, जो तमाम अनियमितता को लेकर धारणाएं हैं, वो दूर हो सके। और अगर कोई समुचित प्रत्युत्तर नहीं है तो विद्यार्थियों की मांग पर ध्यान देते हुए सबको लेवल प्लेइंग ग्राउंड मिले, इस प्रकार का कोई ना कोई विकल्प, उसमें परीक्षा को निरस्त करके फिर से एग्जाम करवाने का विकल्प भी शामिल है, को आयोग को जरूर लेना चाहिए। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि भारत में भर्ती परीक्षाओं, और उसमें भी उच्च स्तर की भर्ती परीक्षाओं जो सिविल सेवा परीक्षाएं हैं, उनमें राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षाओं के आयोजन में बहुत बड़ी असंतुष्टि, बहुत बड़ी विसंगतियों का, अनियमितताओं का और कई राज्यों में धांधली का जो एक लगातार एक आरोप प्रत्यारोप लगता रहा है, उस पर आयोगों को ये बिल्कुल क्या है, इस दिशा में जरूर प्रयास करना चाहिए। और इस दिशा में आपने देखा होगा कि जस्ट ए मिनट बच्चों। हाँ हाँ, हेलो। हेलो, बहुत नॉइज आ रहा है, प्लीज। तो इस तरह का बच्चों, अगर कहीं पर भी आवाज को लेकर, वॉइस को लेकर अगर कहीं किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कि किसी भी प्रकार का, किसी भी तरह की कोई भी बाधा है तो आप मुझे बताएं। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आगे की जो चीजें हैं वो आपको साफ सुथरी सुनाई पड़ रही होंगी। मेरे सामने अभी चैट बॉक्स क्या है आपका नहीं आया है, इसलिए मैं यहाँ पर चैट इज डिसेबल्ड फॉर दिस लाइव स्ट्रीम, अच्छा चैट डिसेबल्ड है, तो कोई बात नहीं। तो मैंने जैसा आपसे कहा बच्चों की इस पूरे उहापोह के समय में, जबकि 70वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स का आयोजन हो चुका है और 70वीं बीपीएससी के प्रीलिम्स के आयोजन के साथ साथ जो मुख्य परीक्षा की तैयारी करें या फिर से परीक्षाओं के लिए जो विसंगतियों का, जो अनियमितताओं का या सबको लेवल प्लेइंग ग्राउंड नहीं मिलने की जो बातें विद्यार्थियों के, तमाम विद्यार्थियों के मन में, मन मस्तिष्क में बैठ गई हैं, उनको कैसे दूर किया जाए, इन सब को लेकर तमाम चीजें हैं। लेकिन हम लोग इसमें एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर टाइप का आपसे मैं डिस्कशन करूंगा। और इंट्रोडक्टरी लेक्चर में कुछ बातें आपसे जो डिस्कशन की होंगी उनको मैं यहाँ पर आपसे शेयर करूंगा। तो बच्चों, मैं यहाँ पर बीपीएससी के लिए जो आपसे, बीपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में जो
एक आपकी स्ट्रैटेजी जो होनी चाहिए, जो आपका एक दृष्टिकोण होना चाहिए तैयारी का, वो क्या होना चाहिए, इस दिशा में मैं आपसे बात करूंगा। और सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि बीपीएससी की जो रिक्वायरमेंट है वो दूसरे एग्जामिनेशन से कैसे अलग है, इस चीज को हम लोग देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर बीपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में क्या चर्चा करेंगे सबसे पहले इस बिंदु को देखते हैं। तो बीपीएससी मुख्य परीक्षा जो है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की जो मुख्य परीक्षा है, और उसमें हम लोग 70वीं और 71वीं इन दोनों पर थोड़ी चर्चा करेंगे। यहां पर हम लोग जीएस पेपर टू के भारतीय राज व्यवस्था वाले खंड के बारे में, भारतीय जो राज व्यवस्था का खंड है, इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। भारतीय राज व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी का जो ये पेपर टू का सेगमेंट है, ये 1/3 अंकों की दृष्टि से 1/3 भूमिका और भारांश रखता है, और इसके साथ ही अपनी गत्यात्मकता में, अपने डायनामिज्म में यह बहुत ही क्या है, अलग तरह की चुनौती रखता है और यूपीएससी के डायनामिज्म को मैच करता है। जो संघ लोक सेवा आयोग में सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का जो डायनामिज्म है, प्रश्नों को पूछने का जो तरीका है, बीपीएससी उसको मैच करती है। और इसलिए तमाम जो लोक सेवा आयोग हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो या फिर राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का पॉलिटी का क्वेश्चन पेपर हो, उससे बीपीएससी का जो क्वेश्चन पेपर है वो बहुत ही क्लियरली क्या है, बहुत अच्छे लेवल का क्या है प्रश्न है। तो एक तो क्या है कि एक तो हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि इसका भारांश जो है, वो भारांश या जो वेटेज है, वह वेटेज इतना महत्वपूर्ण है कि आप इसको कभी भी क्या है नेग्लेक्ट करके या कम पढ़ के नहीं जा सकते हैं, नंबर एक बात। दूसरी बात यहां पर यह है कि जो प्रश्नों की प्रकृति है, वो जो ट्रेंड है, वो नेचर जो है, और नेचर से जो ट्रेंड बनता है उस प्रकृति को हम लोग देखेंगे। प्रश्नों की प्रवृत्ति जो है, उस प्रवृत्ति को भी, और कितना आवृत्ति है प्रश्नों में, किस सेक्शन से, किस खंड से प्रश्नों की आवृत्ति है, जो ट्रेंड है, उस ट्रेंड को थोड़ी पकड़ने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही यहां पर कि आपको किन चीजों को, आपको यहां पर किन चीजों को परामर्श के लिए, किन चीजों को आपको कंसल्ट करना चाहिए, कौन सी आपकी सजेस्टेड रीडिंग्स होनी चाहिए। तो यहां पर बच्चों जो आपकी अनुशंसित पुस्तकें हैं, सजेस्टेड जो रीडिंग्स हैं, वे सजेस्टेड रीडिंग्स क्या है, अनुशंसित पुस्तकें क्या हैं, क्या हो सकती हैं। इसके साथ ही अनुशंसित पुस्तकें या नोट्स या गाइड आपके लिए क्या हो सकता है। और इन सब के अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आप अपने उत्तर लेखन को कैसे बेहतर करें, उत्तर लेखन के बिंदु पर आपको क्या ध्यान रखना है, इन सब बातों पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। जहां तक भारांश की बात है, तो बीपीएससी या किसी भी सिविल सेवा परीक्षा में इंडियन पॉलिटी का जो वेटेज है, वह वेटेज बहुत निर्णायक होता है, बहुत ही निर्धारक होता है। संघ लोक सेवा आयोग में तो पूरा प्रश्न पत्र 2 जो मुख्य परीक्षा का है, वह सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान, सामाजिक न्याय, शासन, गवर्नेंस और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से मिलकर बनता है। बीपीएससी में थोड़ा अंतर यह है कि बीपीएससी में जो इंटरनेशनल रिलेशंस के करंट के क्वेश्चंस हैं, वो करंट अफेयर्स के भीतर आ जाते हैं, और इंटरनेशनल रिलेशन को यहां पर यूपीएससी की तरह पेपर 2 के साथ जोड़कर नहीं देखा गया है। लेकिन जो प्योर इंडियन पॉलिटी के या इंडियन पॉलिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं बीपीएससी के, उनका प्रश्नों का स्तर, उनका विश्लेषण परक या उनका समीक्षात्मक दृष्टिकोण, उनकी गत्यात्मकता, उनकी प्रासंगिकता, ये सब बहुत संदर्भों में, बहुत आयामों में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम को अलग बनाती है। अब यहां पर बच्चों क्या है, जो भारांश है, तो जीएस पेपर 2 में अगर हम लोग देखें तो जितने भी सेक्शंस हैं, जिस पेपर 2 में जितने भी सेक्शन हैं, उसमें राज व्यवस्था का जो सेक्शन है, वह राज व्यवस्था का सेक्शन 1/3 है। और ये दरअसल क्या है, ओल्ड, जो हम लोग कह सकते हैं कि जो ओल्ड आईएएस का पैटर्न था 2013 के पहले के, उस पैटर्न को क्या है फॉलो करता है।
चूंकि हम लोगों ने इस पैटर्न में भी बच्चों को गाइड किया है, इसलिए हमें पेपर 2 की चुनौतियां पूरी तरह से क्या है पता है। हम लोग 20 साल से लगभग पढ़ा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमने इस पैटर्न पर भी बच्चों को गाइड किया है और इस पैटर्न पर हमने एग्जाम खुद भी लिखा है, मुख्य परीक्षा इंटरव्यू तक पहुंचे हैं। तो यहाँ पर ओल्ड आईएएस का जो पैटर्न है उसको बीपीएससी अभी भी फॉलो करता है, और इसलिए आप देखेंगे कि स्टैट्स का उसी तरीके से समावेश है जैसे कि आईएएस का सिलेबस है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि भारतीय राज्य व्यवस्था के सेक्शन में जो बीपीएससी के प्रश्नों की प्रकृति है उसमें आप केवल संविधान पढ़कर नहीं जा सकते। अगर आप केवल संविधान पढ़कर प्लेन कॉन्स्टिट्यूशन की रीडिंग लगाकर और तैयारी करके जाते हैं तो यह तैयारी कभी भी समुचित और पर्याप्त नहीं होगी। प्रश्नों की जो प्रकृति है, प्रश्नों की जो प्रवृत्ति है, उसमें आप ये पाएंगे कि राज्य व्यवस्था के बहुत ही गत्यात्मक किस्म के जो प्रश्न हैं वो प्रश्न क्या है पूछे गए हैं। जैसे कि वन नेशन वन इलेक्शन का विधेयक 129वां संविधान संशोधन विधेयक कल संसद में रखा गया, और उसके पक्ष और प्रतिपक्ष में कई चीजें हैं जो मैं अगली क्लास में आपसे डिस्कस भी करूंगा, और कल परसों ही दरअसल इसका नंबर आ जाएगा। लेकिन आप गौर करेंगे बीपीएससी ने, अगर मैं ठीक याद कर रहा हूं तो बीपीएससी ने 69th बीपीएससी में ही वन नेशन वन इलेक्शन के एक सवाल को पूछ लिया था। तो बीपीएससी के क्वेश्चंस की अगर प्रकृति को आप देखेंगे तो इलेक्शन रिफॉर्म पर, चुनाव सुधार पर प्रश्न पूछा गया, और चुनाव सुधार पर प्रश्न अगर वे वन नेशन वन इलेक्शन पर पूछ सकते हैं तो इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी पूछ सकते हैं। इसके साथ ही चुनाव में जाति की भूमिका पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं, चुनाव में धर्म की भूमिका पर पूछ सकते हैं, चुनाव में पैसे की भूमिका पर सवाल पूछ सकते हैं। इस तरह से क्या है, तो प्रश्नों की प्रकृति केवल संविधान पढ़कर क्या है, संविधान तक सीमित नहीं है। प्रश्नों की जो प्रकृति है वह राज व्यवस्था तक विस्तारित है। इसलिए प्रश्नों की प्रकृति एस्थेटिक नहीं है, एस्थेटिक नहीं है। प्रश्न बीपीएससी में क्या है, दरअसल गत्यात्मक प्रकृति के हैं, और ये जो गत्यात्मक प्रकृति के जो प्रश्न हैं, जो गत्यात्मक प्रकृति के जो प्रश्न हैं बच्चों, वो प्रश्न दरअसल राज व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि राज व्यवस्था जो पॉलिटिकल सिस्टम का संक्षेप है, पॉलिटी जिसको कहते हैं, पॉलिटी पॉलिटिकल सिस्टम का संक्षेप रूप है। और जब आप सिस्टम के बारे में पता करते हैं या सिस्टम को पढ़ना चाहते हैं तो सिस्टम को पढ़ना दरअसल एक बहती हुई नदी के पानी को समझना है, पानी को देखना है, ऑब्जर्व करना है और उस पर उत्तर देना है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, जब हम लोग कहते हैं कि मैं पॉलिटी पढ़ने जा रहा हूं तो पॉलिटी का मतलब क्या होता है? पॉलिटी स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल सिस्टम। ये पॉलिटिकल सिस्टम को आप पढ़ने जा रहे हैं, और जब आप पॉलिटिकल सिस्टम को पढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं तो केवल कॉन्स्टिट्यूशन का जो नॉलेज होता है, केवल संविधान का जो ज्ञान होता है वो पर्याप्त नहीं होता। जब आप पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं तो किसी भी सिस्टम में, कोई भी सिस्टम दुनिया का हो, चाहे वो कंप्यूटर सिस्टम हो, चाहे वो इकोसिस्टम हो, चाहे वो इलेक्शन सिस्टम हो, चाहे वो पार्टी सिस्टम हो, चाहे वो समूचा पॉलिटिकल सिस्टम हो, जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है उसमें मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, अनेक घटक होते हैं। हमेशा किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में अनेक घटक होते हैं। अनेक घटकों के बीच एक अंतर क्रिया होती है, एक इंटरेक्शन होता है, और उस इंटरेक्शन से एक संजाल बनता है जिसको इंग्लिश में नेटवर्क कहते हैं। इसलिए पॉलिटी को पढ़ने का मतलब कि आपको विभिन्न नेटवर्क को पढ़ना है। राजनीति का अपना एक नेटवर्क है, इसके साथ ही राजनीति के साथ साथ क्या है, संवैधानिक प्रक्रियाओं का अपना एक नेटवर्क है, आंदोलनों का अपना एक नेटवर्क है। तो आप जब सिस्टम को पढ़ते हैं तो सिस्टम का मतलब कि अनेक घटकों को उनके इंटरेक्शन के साथ उनसे पैदा हुए नेटवर्क के संदर्भ में पढ़ना। तो जब आप पॉलिटी या जब आप राज व्यवस्था बीपीएससी मेंस के लिए तैयार करते हैं तो आखिर आपको क्या ध्यान में रखना है? सबसे पहली बात यह है कि केवल संविधान तक सीमित नहीं रखना है। दूसरी बात यहां पर यह है बच्चों कि संविधान के साथ साथ या संविधान के अलावा
आपको इस देश की प्रणाली के बारे में पढ़ना है। तो अगर हम लोग एक लिस्ट बनाएं कि कौन कौन से सिस्टम को, मतलब अगर जो 70वीं बीपीएससी और 71वीं बीपीएससी के लिए तैयारी करने जा रहे हैं, वे मेरी इस बात को बहुत गौर से समझें कि उनको इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम के कुछ जो महत्वपूर्ण डायमेंशंस हैं, उन डायमेंशंस को जरूर तैयार करना होगा। तो सबसे पहले आप तैयारी करें संसदीय प्रणाली पर। संसदीय प्रणाली पर जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों को आप तैयार कर डालें, क्योंकि हमारे देश में जो सिस्टम अपनाया गया है वह पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया गया है। तो पॉलिटिकल सिस्टम को तैयार करने का मतलब यह है, पॉलिटी को तैयार करने का मतलब यह है कि आप पार्लियामेंट्री सिस्टम को तैयार कर लें। पार्लियामेंट्री सिस्टम को जैसे ही आप तैयार करेंगे तो आपको यहां पर 67th बीपीएससी के उस क्वेश्चंस को करने में कहीं भी समस्या नहीं होगी, या बीपीएससी के उस क्वेश्चन को करने में कहीं भी समस्या नहीं होगी जिसमें यह कहा गया है कि भारतीय संसद प्रभुता संपन्न निकाय नहीं है। तो पहला काम, जो लोग मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं, जो लोग भी ऐसा सोच रहे हैं कि उनका पेपर अच्छा हुआ है या पेपर अगर फिर से भी होगा तो वह क्या है, आप उनमें अच्छा करेंगे, तो सबसे पहले संसदीय प्रणाली के 4-5 प्रकार के जो प्रश्न हैं, जैसे कि भारत में संसद की जो संवैधानिक स्थिति है, वह संवैधानिक स्थिति किस प्रकार की है। इसके साथ ही भारत में संसदीय प्रणाली में राज्यसभा की भूमिका एक दूसरे सदन के रूप में, क्या वो एक स्कूटर की स्टेपनी जैसी है, क्या वो एक स्टेपनी है जिसकी कभी कभी जरूरत होती है, या उसकी कोई जबरदस्त और जोरदार भूमिका है। तो यहां पर राज्यसभा की भूमिका क्या है, राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियों के अंतर, तुलनात्मक अध्ययन, उनकी समानताओं को आप जान लें। भारत की संसदीय प्रणाली का जो पतन हुआ है हाल के वर्षों में, और संसद जो भारत में बहुत कमजोर हुई है, उस संसदीय विपथगमन के यूपीएससी के पुराने जमाने वाले जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप तैयार कर लें। तो इस तरह से आप संसदीय प्रणाली के, इसके अलावा जो संसदीय प्रणाली है वह संघात्मक प्रणाली के साथ मिलकर कैसे कमजोर होती है, इस बात को भी आप देख लें। और क्या भारत की संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री प्रणाली का परिवर्तन हो चुका है, और क्या प्रधानमंत्री प्रणाली के सारे दोष संसदीय प्रणाली में शामिल हो चुके हैं। तो अगर यहां पर आप देखें तो जैसे यहां पर पूछा गया कि भारत में संसद प्रभुता संपन्न निकाय नहीं है, तो ये संसद की संवैधानिक स्थिति पर सवाल है, तो आप इसको क्या है तैयार कर लें। फिर इसके साथ ही बच्चों, राज्यसभा की जो भूमिका है द्वितीय सदन, संघात्मक सदन के रूप में, उसको तैयार कर लें। फिर इसके साथ ही भारत में संसदीय प्रणाली का जो पतन हुआ है, पतन का, विपथगमन का, या संसद के पूरी दुनिया में कमजोर होने के कॉन्टेक्स्ट में जो एब्रेशन आया है इंडिया के भी पार्लियामेंट्री सिस्टम में, आप उसको तैयार कर लें। तो पहला काम है बच्चों, संसदीय प्रणाली पर 5-7 प्रकार के जो सवाल हैं उन सवालों को तैयार करें। दूसरा काम है बच्चों कि आपको फेडरल सिस्टम को भी, उस पर भी ध्यान रखना चाहिए। और भारत की संघात्मक प्रणाली पर जो क्वेश्चन है बच्चों, वो आईएएस में भी, ये सवाल आईएएस में इस प्रकार के भी सवाल पूछे जाते हैं, यूपीपीसीएस में भी पूछे जाते हैं, और आईएएस और यूपीपीसीएस के अलावा इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो बीपीएससी में भी पूछे जाते हैं। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के 5-6 प्रकार के सवाल तैयार कर लें। संघात्मक प्रणाली या जो फेडरल सिस्टम है बच्चों, इस फेडरल सिस्टम के भी आप जितने प्रकार के सवाल हैं वो सवाल तैयार कर लें। जैसे यूएस और इंडिया के कंपैरिजन को यूपीपीसीएस में पूछा गया, यूएस और इंडिया के कंपैरिजन को प्रीलिम्स में यूपीएससी ने पूछा, आप भी तैयार कर लें। फिर भारत की संघात्मक प्रणाली को अर्ध संघात्मक कहा गया, किसी ने सहकारी संघवाद कहा, तो जिसने मान लीजिए कि अगर ग्रैनविल ऑस्टिन ने इसको सहकारी संघवाद कहा, तो सहकारी संघवाद से आप क्या समझते हैं। फिर इसी तरह से क्या है कि भारत की संघात्मक प्रणाली को प्रोफेसर एमपी सिंह ने सम्मित संघवाद या समतोल संघवाद का उदाहरण माना, तो सम्मित संघवाद क्या है। फिर एकात्मक प्रणाली से कैसे ये भिन्न है, यहां पर एकात्मकता और आपातकाल में ये कैसे एकात्मक बन जाता है, इस बात को आप तैयार कर लें।
कि सामान्य स्थितियों में तो भारत में संघात्मक प्रणाली है, लेकिन जब 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है तो एकात्मक बन जाता है। तो संघात्मक और एकात्मक। और क्यों कुछ विद्वानों को, विदेशी विद्वानों को यह लगता था कि इंडिया प्योर फेडरल नहीं है, वो क्वासी फेडरल है, अर्ध संघात्मक है। क्यों केसी व्हीयर को ऐसा लगा? तो ये अर्ध संघात्मक। मतलब आपको यहां पर फिर इसके साथ ही बीपीएससी केवल यही तक सीमित नहीं रहेगा, बीपीएससी संघात्मक व्यवस्था के तनाव पर जाएगा और फिर कक्षा 11 की एनसीईआरटी को आधार बनाकर एक अच्छे उत्तर की आपसे अपेक्षा करेगा कि जीएसटी को लेकर जो तनाव है, चुनाव सुधार को लेकर जो अभी वन नेशन वन इलेक्शन में जो इलेक्टोरल जो रिफॉर्म हो रहा है, उस इलेक्टोरल रिफॉर्म के संदर्भ में एक ऑब्जेक्शन जो पॉलिटिकल पार्टीज और उनके लीडर्स का आया है, वह ऑब्जेक्शन यह है कि जो ये वन नेशन वन इलेक्शन है, इंडिया के फेडरल सिस्टम को कमजोर करता है। तो इलेक्शन एंड फेडरल सिस्टम, इलेक्शन एंड फेडरल सिस्टम and parliamentary system, federal system and emergency, federal system and GST, federal system and Article 356, राज्यपाल राष्ट्रपति का शासन, ये सब आप तैयार करेंगे। तो वित्तीय ढांचे से कैसे संबंधित है, फेडरल सिस्टम में किस प्रकार से केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनको लेकर जो झगड़े हुए हैं, या जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद जो परिवर्तन हुआ, राज्य का दर्जा छीनकर उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो आपको क्या है, संघात्मक प्रणाली, दो सिस्टम तो बच्चों ये जबरदस्त तरीके से तैयार कर लेना है। और अभी से आपको बता रहा हूं, इस पर एक सवाल आपको 70वीं और 71वीं बीपीएससी में अवश्य मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि अपना देश क्या है, संसदीय संघात्मक प्रणाली है। संसदीय संघात्मक प्रणाली में अगर अपना देश चलता है तो जाहिर सी बात है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में पदाधिकारी बनने वाले बच्चे को संसदीय संघात्मक प्रणाली के जो अस्थैतिक पक्ष हैं और जो गत्यात्मक किस्म के कारक जो उसको तनाव में लाते हैं, उन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। तो इस तरह से क्या है कि बीपीएससी के लिए यहां पर 70वीं और 71वीं बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट जो मेंस के जो क्वेश्चंस होंगे, जो टॉपिक्स होंगे, वो टॉपिक्स भी आपको मैं बता रहा हूं प्रश्नों की प्रकृति और प्रवृत्ति के विश्लेषण के संदर्भ में। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, वो है कि क्या आपको इलेक्शन सिस्टम तैयार करना चाहिए? यस, यू मस्ट गो फॉर द इलेक्शन सिस्टम, बिकॉज हमारे देश में अभी वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ, और बीपीएससी ने तो पिछली बार पूछ लिया, अब वो थोड़ा क्वेश्चन को चेंज करेगा, इलेक्शन सिस्टम एंड गवर्नेंस। क्योंकि इलेक्शन सिस्टम वन नेशन वन इलेक्शन के फेवर में गवर्नमेंट की तरफ से कल जो पीआईबी पर कंटेंट इशू किया गया है, जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में जो विधेयक के पक्ष में जो बातें आई हैं, उसमें पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है गवर्नेंस का, कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन आता है तो इससे हमारी जो गवर्नेंस है वो गवर्नेंस क्या हो जाएगी? अच्छी हो जाएगी। नंबर वन बात, इससे हम फाइनेंशियल जो बर्डन है उस फाइनेंशियल बर्डन से क्या है, कम हो जाएंगे। पॉलिसी में कॉन्टिन्यूटी आएगी। इस तरह से 7-8-10 पॉइंट आपको बताऊंगा। दूसरी तरफ जो इसके विरोधी हैं, जैसे इसके जो विरोधी हैं, गोगोई साहब जो आसाम के एक सांसद हैं, उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो 324 के तहत जो पावर्स दिए गए हैं उनसे बहुत अधिक पावर्स दे रहे हैं। और उन्होंने एक बात कही जो बात पूरी तरह से करेक्ट नहीं है, कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श से निर्णय करते हैं। आप ऐसी सिचुएशन ला रहे हैं जिसमें राष्ट्रपति चुनाव आयोग के परामर्श से निर्णय करेंगे। हालांकि आप जानते होंगे कि सांसदों के अयोग्यता के मामले में जो चुनाव आयोग का परामर्श होता है उस आधार पर राष्ट्रपति निर्णय करते हैं, और राष्ट्रपति चुनाव आयोग के परामर्श से बंधे हुए हैं। तो तरुण गोगोई साहब का ये कहना, आज के अखबार में पब्लिश हुआ है, ये कहना कि आप जब इलेक्टोरल रिफॉर्म ला रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन का, तो आप इलेक्शन कमीशन को बहुत ताकतवर बना रहे हैं।
और इलेक्शन कमीशन को इतनी ताकत दे रहे हैं जो सुपरविजन सुपरिटेंडेंस इलेक्शन को कंडक्ट करने की ताकत से कहीं बहुत अधिक है। तो आप यहां पर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड जा रहे हैं, आप संविधान के क्या है बियॉन्ड जा रहे हैं। आज के दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण में, या नहीं इंडियन एक्सप्रेस में ये न्यूज क्या है आई है। तो अब यहां पर इसका मतलब क्या है बच्चों कि आपको चुनाव प्रणाली, इलेक्शन सिस्टम तैयार करना पड़ेगा। और जब आप इलेक्शन सिस्टम बच्चों तैयार करेंगे तो आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होगी। इलेक्शन सिस्टम में एक देश एक चुनाव फिर से इंपॉर्टेंट हो गया है, हालांकि पिछले बार बीपीएससी ने इसको पूछ दिया है। फिर इसके साथ ही आप सभी ने देखा कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने इसी वर्ष एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिया। भारत में चुनावों में खर्च होने वाला जो पैसा है वो 4,000 करोड़ के आसपास भारत के आम चुनावों में सरकार खर्च करती है। लेकिन कुल मिलाकर एसएम कुरैशी साहब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे, भारत के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बहुत ही प्रोमिनेंट कमिश्नर रहे हैं, उन्होंने ये कहा एक आर्टिकल में कि देश में 60,000 करोड़ रुपए इलेक्शन के दौरान खर्च होते हैं। वे कहते हैं कि ये बात बहुत अच्छी है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिशियन कम से कम इलेक्शन में पैसा खर्च करते हैं जो लोगों तक पहुंचता है, लेकिन पैसा खर्च करके इलेक्शन जीतने की प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। ज्यादा पैसा खर्च करने वाला कैंडिडेट ही इलेक्शन सिस्टम में जीत पाए, ये प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। यह भारत के लोकतंत्र को धनतंत्र में, यह भारत की डेमोक्रेसी को मनीक्रेसी में बदलने की प्रवृत्ति की तरफ संकेत करता है। और इसमें क्या है, फिर यह धनिकों का लोकतंत्र हो जाएगा, फिर यह गरीबों का या फिर वंचित हाशिए पर पड़े हुए लोगों का लोकतंत्र नहीं रहेगा। तो इस तर्क से सहमत होना बहुत मुश्किल है कि हो जाने दीजिए इलेक्शन में ज्यादा पैसा खर्च, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बेशक 60,000 करोड़ रुपए एक जनरल इलेक्शन में, मतलब लोकसभा के और विधानसभा के सारे इलेक्शंस को अगर मिला दिया जाए तो 60,000 करोड़ रुपए खर्च होना कोई बात नहीं है। हमें इस प्रवृत्ति को कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। और इसलिए इलेक्शन सिस्टम पिछली बार भी इलेक्टोरल रिफॉर्म के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट था बीपीएससी में, इस बार भी वो इंपॉर्टेंट है। और चुनावों में खर्च होने वाले पैसे को लेकर जो चिंताएं हैं, देखिए बाहुबल को तो कहीं ना कहीं राजनीति के अपराधीकरण को, चुनाव में जो आपराधिक तत्वों का प्रवेश था उनको तो कहीं ना कहीं अंकुश लगाया गया है, लेकिन धन का जो इस्तेमाल है वो एक बहुत बड़ा क्या है मुद्दा है। और धन के इस्तेमाल के साथ ही भारत के इलेक्शन सिस्टम में जो फ्रीबीज का मुद्दा है वह भी बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा, और इलेक्टोरल बॉन्ड के अलावा जो मुफ्त के चीजों को देने की एक प्रवृत्ति आ रही है, जिससे भारत के कुछ राज्यों का जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो फाइनेंशियल हेल्थ बिगड़ा हुआ है, उसको भी मेरे प्यारे बच्चों क्या है तैयार करना पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट मेंस टॉपिक्स में संसदीय प्रणाली, संघात्मक प्रणाली, चुनाव प्रणाली, इसके साथ ही मेरे प्यारे बच्चों आपको एक और चीज तैयार करनी पड़ेगी, और वो चीज बच्चों में ये है कि आपको पार्टी सिस्टम भी, बीपीएससी में पार्टी सिस्टम पर भी बच्चों प्रश्न पूछे गए हैं। राजनीतिक दलों पर बीपीएससी ने बहुत ही अच्छे स्तरीय समीक्षात्मक और विश्लेषणात्मक प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। और बिहार तो राजनीतिक दलों और सामाजिक न्याय की प्रयोगशाला रही है। राजनीतिक दलों में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की संख्या की दृष्टि से बिहार भारत का समृद्धतम राज्य है। इतने क्षेत्रीय राजनीतिक दल भारत के किसी भी राज्य में, चुनाव आयोग की वेबसाइट को जब आप अध्ययन करेंगे तो किसी भी राज्य में क्या है नहीं मिलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर जो चौथा जो सिस्टम आपको तैयार करना है वो सिस्टम है बच्चों दल प्रणाली का। दल प्रणाली या आप पार्टी सिस्टम जो है इसको तैयार करेंगे। और पार्टी सिस्टम में बिहार में जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं उनको विशेष तौर पर आप ध्यान रखें। वैसे तो आप भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की प्रवृत्तियों के बारे में देखेंगे। ये चीज इस बार और इंपॉर्टेंट कैसे हो गई, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन का जो अभी आया उसमें क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के बारे में ये बात कही जा रही है कि जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं वे दल
बहुत मजबूत स्थिति में नहीं रहेंगे। अगर एक बार देश में चुनाव होगा जिसमें लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव होंगे और 100 दिन के भीतर पंचायतों का चुनाव आ जाएगा, तो क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का जो, अगर सरल भाषा में कहूं, जो जलवा है क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का, वो जलवा नहीं होगा। क्योंकि लोकसभा के चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे हावी होते हैं, राज्यों के चुनाव में प्रांतीय और यूं कहें स्थानीय किस्म के मुद्दे क्या हावी होते हैं। तो जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की जो डायनामिक्स है, वो डायनामिक्स क्या है, बदल जाएगी। वैसे भी इंडिया के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की जो डायनामिक्स है, वो डायनामिक्स बच्चों क्या बदल रही है। तो वो डायनामिक्स जेंडर फैक्टर की वजह से हम लोग ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो बदल रही है। तो बिहार में जो क्षेत्रीय स्तर के जो राजनीतिक दल हैं, उन पर आपको एक विशेष तैयारी करनी है। और दलीय प्रणाली को जब आप समझेंगे तो दलों में, दलों के संदर्भ में जाति की भूमिका, वर्ग की भूमिका, राजनीति में जाति की भूमिका, धर्म की भूमिका, लिंग की भूमिका, ये सभी है। आज के अखबारों में बच्चों इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है जो बिहार के मुख्य परीक्षा के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, भारतीय राजनीति जो है, इंडिया की जो पॉलिटिक्स है, इंडिया की पॉलिटिक्स में कई फैक्टर क्या है, अपना रोल प्ले करते हैं। भारतीय राजनीति में जो भूमिकाएं हैं, उसमें धर्म की अपनी एक खास भूमिका होती है। भारतीय राजनीति में जो रोल है, जो भूमिका है, वह धर्म के अलावा बच्चों जाति का भी होता है। धर्म और जाति के अलावा भारतीय राजनीति में पहले लिंग का, जेंडर का जो फैक्टर था, ये जेंडर का फैक्टर भारतीय राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना जाता था। महिलाएं परिवार के भीतर, घरों के भीतर खाना पकाने के काम में मशगूल थी और वे एक बहुत ही मौन लेकिन पुरुष सदस्यों के साथ उनकी अनुगामिनी बनकर एक मतदाता के रूप में उपस्थित हो रही थी। लेकिन विगत वर्षों में और 2019 के पहले 2014 के इलेक्शन से ही भारत की राजनीति में एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन दिख रहा है। भारत की राजनीति में महिलाएं बहुत ही मौन मतदाता के रूप में, लेकिन एक क्रांतिकारी आवाज के रूप में क्या व्यक्त हो रही हैं। वो रैलियों में बहुत सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में उपस्थित नहीं हैं। वे चुनावी कार्यक्रमों में चुनावी कार्यकर्ता के रूप में बहुत ज्यादा संख्या में नहीं हैं। वो अभी भी भारत की राजनीति में नेता के रूप में प्रचुर संख्या में नहीं हैं। बहुत अधिक सांसद और महिला सांसद और महिला विधायक भारत में अभी भी नहीं हैं। लेकिन महिला मतदाताओं की संख्या, बिहार इस बात का गवाह है कि वो पुरुष मतदाताओं से कहीं ज्यादा रही है। और अब महिलाएं बहुत क्या है, एक मौन लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। तो भारत की राजनीति में धर्म की भूमिका, भारत की राजनीति में हिंदू मुस्लिम फैक्टर की भूमिका, भारत की राजनीति में अगड़ी और पिछड़ी जातियों की भूमिका, भारत की राजनीति में लिंग की भूमिका, भारत की राजनीति में मध्य वर्ग के अपने तेवर हैं, उसके रुख हैं और उसके क्या है, अपने उसके रुझान हैं। मध्य वर्ग के तेवर, रुख और रुझान निम्न वर्ग से और उच्च वर्ग से अलग होते हैं। बिहार मध्य वर्ग और निम्न वर्ग के सामाजिक न्याय के आंदोलनों का गवाह रहा है। इसलिए बिहार में जो क्लास फैक्टर है पॉलिटिक्स का, वो फैक्टर भी आपको दिखेगा। तो धर्म, जाति, लिंग, वर्ग के जो फैक्टर हैं, उन फैक्टर्स पर भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अब लिंग का फैक्टर कैसे नजर आ रहा है, आप देखिए कि झारखंड के इलेक्शन में जो माताओं के लिए 2500 रुपए का जो यहां पर जो एक योजना थी, उस योजना का क्या है, बहुत महत्वपूर्ण रोल माना जा रहा है। और लड़की बहिनी योजना का महाराष्ट्र में माना जा रहा है कि उन्होंने सत्ताधारी राजनीतिक दल को, बीजेपी को सत्ता दिलाने में इस योजना का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। फिर उसके साथ ही मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना का बहुत योगदान रहा है। इसका मतलब कि महिलाएं जो हैं वो दरअसल अफर्मेटिव एक्शन की उस पॉलिटिक्स से ज्यादा प्रभावित हो रही हैं।
और ज्यादा प्रभावित हो रही हैं, तो क्या इसकी नई प्रयोगशाला बिहार बनने जा रहा है? संभवतः हाँ, इसकी नई प्रयोगशाला बिहार बनने जा रहा है। झारखंड की जो मां को संबंधित योजना थी, जिसको फिर पहले 21 वर्ष से किया गया, फिर 18 वर्ष से किया गया, फिर महाराष्ट्र की लड़की बहनी योजना, मध्य प्रदेश की लाडली बहनी योजना, और फिर बिहार की योजनाएं। इसका मतलब क्या है कि भारत की राजनीति में जो भूमिका है, इस भूमिका के चैप्टर को भी मेरे प्यारे बच्चों आपको तैयार करना पड़ेगा। ये 5 टॉपिक अगर आप तैयार करते हैं तो कम से कम आपको 3 से 4 प्रश्न मिल जाएंगे। मैं उन 8 नंबर और 7 नंबर के प्रश्नों की भी बात कर रहा हूं, और मैं वो 19 नंबर के ज्यादा बड़े प्रश्नों की भी बात कर रहा हूं, और वो मैं 38 नंबर के दैत्याकार प्रश्नों की भी क्या है बच्चों बात कर रहा हूं। तो ये बच्चों, सबसे पहले जब आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो मेरे इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। आप कितना भी प्लेन वे में पढ़ेंगे, कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आपको टॉपिक्स एक अंडरस्टैंडिंग के साथ पिक करने पड़ेंगे, और उन टॉपिक्स पर नंबर आप क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चंस की जो प्रवृत्ति है उसको ध्यान में रखकर आपको पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। तो मैंने फिर से क्या क्या बताया, मैं फिर से आपको रिवाइज कर देता हूं। मैंने यहां पर ये बताया, मैं यहां पर फिर से एक बात आपको बताना चाहता हूं कि बिहार में संविधान तक की तैयारी काम नहीं आएगी मुख्य परीक्षा में। संविधान के अनुच्छेदों को रटने वाले लोगों को बिहार मुख्य परीक्षा में घोर निराशा होगी, निराशा के अंधकार में वे डूब जाएंगे। बिहार मुख्य परीक्षा के देने वाले बच्चों को गत्यात्मक तैयारी करनी पड़ेगी। इसलिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर उछल उछल कर प्रीलिम्स को और कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ाने वाले जो तमाम शिक्षक हैं, वो शायद ही बच्चों के साथ न्याय कर पा रहे हैं, और बच्चे भी शायद दिग्भ्रमित है कि वे ट्रेडिशनल तरीके से जो मूल अधिकार के अनुच्छेद जानकर, नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद जानकर, इस तरह के जो समस्या है, प्रश्न की जो प्रकृति है, प्रवृत्ति है, उसको, उस पर बहुत अच्छा उत्तर लिख सकेंगे। तो ये संभव नहीं है। तो यहाँ पर गत्यात्मकता की और भारांश, मैंने सबसे पहले बताया कि इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। तो वेटेज 1/3 है, तो आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, आपको बहुत प्रॉपर सिस्टम से तैयारी करनी पड़ेगी। प्रकृति के बारे में मैंने आपको बताया कि बहुत डायनामिक है, और उस डायनामिक का जो मैंने बताया कि आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल सिस्टम, इलेक्शन सिस्टम, पार्टी सिस्टम, एंड द रोल ऑफ द कास्ट, रिलीजन, जेंडर, रोल ऑफ द कास्ट, रिलीजन, जेंडर इन इंडियन पॉलिटिक्स, इसको विशेष तौर पर तैयार करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग क्लास, क्लास के साथ, मतलब अपार्ट फ्रॉम द कास्ट यू मस्ट प्रिपेयर क्लास रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो आपको ये बात क्या है समझ में आ गई होगी बच्चों की ये सब जो चीजें हैं, वो चीजें क्या है आपको समझना है। फिर इसके साथ ही बच्चों थोड़ा मैं प्रवृत्ति का, इसके अलावा प्लस संविधान तो आप कर ही लीजिए, प्लस इसके अलावा इतने टॉपिक्स के अलावा आपको संविधान पढ़ना ही है। बुनियादी संरचना के सिद्धांत पर बीपीएससी के मुख्य परीक्षा में पिछली बार प्रश्न पूछे गए थे, आगे भी पूछा जा सकता है। धर्मनिरपेक्षता पर भारतीय संविधान के राज्य, भारतीय संविधान में जो भारतीय राज्य की प्रकृति को निर्धारित किया गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है कि नहीं है, भारतीय राज्य में समाजवाद की प्रवृत्तियां क्या है, उन पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। फिर इसके साथ ही बच्चों हम लोग नेक्स्ट लेवल पर आते हैं, और वो नेक्स्ट लेवल यहां पर बच्चों ये है कि हम लोग ये देखेंगे कि जब आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो किस प्रकार के जो प्रश्न हैं, वो प्रश्न क्या है आपसे पूछे जाते हैं। तो मैंने बच्चों कुछ पीडीएफ लिए हैं, और ये पीडीएफ जो है पिछली परीक्षाओं के हैं। थोड़ा सा आपको यहाँ पर ब्लर दिख सकता है, लेकिन यहाँ पर उसके प्रश्नों से आपको अंदाजा लगेगा कि किस प्रकार की क्या प्रवृत्ति है। भारतीय संसद स्वायत्त विधानमंडल नहीं है, इसकी शक्तियां विशाल तो हैं पर असीम नहीं है। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए और इस पर प्रकाश डालिए कि भारतीय संसद की तुलना उसके ब्रिटिश समकक्ष से क्यों नहीं की जा सकती। जाहिर सी बात है बच्चों कि अगर किसी ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया है, जो उस पर 4-6 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, अगर वो उसको तैयार कर रहा है, तो इंडिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम के मॉडल को वह ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम के मॉडल के कंपैरिजन से भी देखेगा। और डिलोमे नाम के एक विद्वान ने कहा था कि जो ब्रिटिश की संसद है, ब्रिटेन की जो संसद है, वो इतनी ताकतवर है कि वो सब कुछ कर सकती है। वह एक
एक स्त्री को पुरुष बनाने के अलावा, पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा जो काम है वो कोई भी काम क्या कर सकती है। तो यहां पर संसद पर इस प्रकार के प्रश्न हैं। फिर बिहार के विशेष संदर्भ में भारत में केंद्र राज्य संबंधों की समस्या और भविष्य में इसकी संभावनाओं की चर्चा कीजिए। तो केंद्र राज्य संबंध को आपको बिहार के पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में क्या है तैयार करना है। और इस तरह से अगर आप देखेंगे तो जो प्रश्नों का जो तरीका है, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के उदय का वर्णन कीजिए, न्यायपालिका पर न्यायिक समीक्षा पर प्रश्न पूछा गया। इसका मतलब यह है कि जब आप ये तैयारी करते हैं तो आपको तैयारी में प्रश्नों की इस पूरी प्रवृत्ति को ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये प्रश्न टॉपिक्स जो है वो रिपीट करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक्स, जैसे प्रश्न आपको नया लगेगा लेकिन जो टॉपिक है वो टॉपिक बिल्कुल वही है जो टॉपिक पहले पिछले वाले एग्जाम में पूछा गया था। तो जैसे संसदीय प्रणाली पर प्रश्न होगा, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों पर प्रश्न होगा, तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि हमें राजनीतिक दलों पर खूब बेहतर तैयारी कर लेनी चाहिए। अब यहां पर बच्चों मैं अगले वर्ष के कुछ और पेपर्स को क्या है यहां आपसे क्या है डिस्कस करूंगा, या थोड़ा सा उस पर एक ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश करेंगे कि दरअसल जो ट्रेंड है वो ट्रेंड क्या है। अब एक दूसरे वर्ष के संदर्भ में देखिए, जैसे अभी मैंने आपसे कहा जो 67th बीपीएससी का मैंने पेपर लिया उसमें क्षेत्रीय राजनीतिक दलों पर सवाल था। अब ये मैंने जो पेपर लिया है ये 2023 का पेपर लिया है। 2023 के पेपर में आप देखें फिर यहां पर भारत में क्षेत्रीय राजनीति अपनी भूमिका निभाती है। रीजनल पॉलिटिक्स प्लेज इट्स रोल इन इंडिया। इसका मतलब क्या है कि जो प्रोविंशियल लेवल पर जो पॉलिटिक्स होती है वह पॉलिटिक्स नेशनल पॉलिटिक्स को बहुत प्रभावित करती है। इस संदर्भ में क्या है प्रश्न देखा गया है। फिर इसके साथ ही कि भारत के संविधान में सकारात्मक निर्देश देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के एक चार्टर के रूप में है। अब ये डीपीएसपी पर क्या है सवाल है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर सवाल है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन क्षेत्राधिकार को स्पष्ट कीजिए। जुडिशियल रिव्यू पर क्वेश्चन है, जुडिशियल रिव्यू पर पिछला क्वेश्चन भी इसी तरह से पूछा गया था। तो आपको टॉपिक्स जो है बच्चों वो टॉपिक्स क्या है एक जैसे मिलेंगे। अगर कोई बहुत सधा हुआ मतलब तैयारी करवाए तो टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करके क्वेश्चंस को, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को अगर प्रैक्टिस कर लिया जाए, टॉपिक पर बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना लिया जाए और डायनामिज्म के साथ बनाई जाए तो बहुत अच्छा किया जा सकता है और बहुत आराम से इसकी तैयारी क्या है, इसकी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए की जा सकती है। तो एक तो ये हुआ। इसी तरह से बच्चों अगर आप देखेंगे तो मैं अगर पिछले वर्ष का पेपर लूं, ये पिछले वर्ष का पेपर है, मतलब ये 69th बीपीएससी का पेपर है। 69th बीपीएससी के पेपर में भारतीय संविधान से संबंधित मूल ढांचे के सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन है वो केशवानंद भारती बनाम किरण राज 1973 के बाद में दिया गया था। इसने अनुच्छेद 368 की एक ऐसी व्याख्या की जिससे संसद के संशोधन करने की शक्तियों पर स्पष्टता आई। भारत की संसद भारत के संविधान के किसी भी भाग का संशोधन कर सकती है लेकिन वह आधारभूत ढांचे को नहीं बदल सकती। आधारभूत ढांचे के निश्चित तत्वों को नहीं बताया गया। आधारभूत ढांचे को केस टू केस के संदर्भ में निर्धारित करने की बात कही गई। आधारभूत ढांचा मोटे तौर पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन सिद्धांतों, जिन आदर्शों को शामिल किया गया है उनको क्या है, उनको स्पष्ट करता है। तो आधारभूत ढांचे का जो प्रश्न है वह कैसे न्यायिक समीक्षा को एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में स्थापित कर देता है। कैसे भारत का सर्वोच्च न्यायालय आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के प्रतिपादन के बाद विश्व का सबसे सर्वोच्च न्यायालय, विश्व का सबसे ताकतवर न्यायालय बनकर स्थापित होता है। इवन अमेरिका के भी सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वह ज्यादा ताकतवर या ज्यादा शक्तिशाली न्यायालय है। ये सब बातें आपको यहां पर कोरिलेट करनी पड़ेंगी। और सिर्फ केशवानंद भारती के केस से ही काम नहीं चलेगा, आपको इंदिरा गांधी और राजनारायण केस की भी चर्चा करनी पड़ेगी, आपको मिनर्वा मिल के केस की भी चर्चा करनी पड़ेगी, आपको बुम्बई के केस की भी चर्चा करनी पड़ेगी। और न्यायिक समीक्षा के जो नए केसेज हैं जैसे कि आपको आईआर कोहिलो के केस की चर्चा करनी पड़ेगी, सबरीमला के केस की चर्चा करनी पड़ेगी। और अभी न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय मुंबई के बिल्डिंग एसोसिएशन के द्वारा बिल्डिंग एसोसिएशन के मामले में दिया गया, आपको उसके भी चर्चा करनी पड़ेगी। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इस तरह के जो सवाल आते हैं
वो सवाल बहुत अच्छे सवाल हैं। फिर देखिए यहां पर एक और सवाल है कि क्या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षण तर्कसंगत है, टिप्पणी कीजिए। ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन के जस्टिफिकेशन पर सवाल यूपीएससी ने भी नहीं पूछा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि गोरखपुर का एक गैर सरकारी संगठन है जनहित अभियान। जनहित अभियान ने ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को जनहित अभियान नामक एनजीओ ने, गैर सरकारी संगठन ने जब चुनौती दी, उसके चुनौती दे दिए जाने के कई आधार हैं। पहला आधार तो यह है कि यह भारत के संविधान में जो सोशल जस्टिस और अफर्मेटिव एक्शन की जो पॉलिसी है, उस अफर्मेटिव एक्शन की पॉलिसी के अगेंस्ट है। भारत का संविधान केवल पिछड़ों को सामाजिक न्याय का हक देता है या सामाजिक न्याय की बात करता है, यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक न्याय की बात नहीं करता है। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का भी क्या है, बुनियादी ढांचे के विरोध में है। और ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन मंडल कमीशन के, मंडल आयोग के ऊपर, मंडल आयोग के सिफारिशों के आधार पर जो ओबीसी रिजर्वेशन दिया गया, उस ओबीसी रिजर्वेशन के मामले में इंदिरा साहनी वाद में 50% आरक्षण दिए जाने की जो सीमा निर्धारित की गई, उस सीमा को भी, उस सीमा के बियॉन्ड जाता है। तो मैं ये सब डिटेल्स आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को लेकर कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल क्वेश्चंस भी इंडिया में रेज किए गए। और अपार्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल क्वेश्चन, यू विल फाइंड देयर आर सम पॉलिटिकल नैरेटिव्स आर आल्सो लाइज इन इंडिया। भारत में कुछ पॉलिटिकल नैरेटिव्स भी आए, जैसे स्टॉलिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, एमके स्टॉलिन ने ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को सही नहीं माना। उनके कई बार विचार इस रूप में व्यक्त हुए कि भारत का संविधान केवल पिछड़ों को आरक्षण प्रदान करता है, केवल बैकवर्डनेस के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है, और हमारी अफर्मेटिव एक्शन की जो पॉलिसी है वो केवल पिछड़ों के संदर्भ में होनी चाहिए। लेकिन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 16(4) या आर्टिकल्स को एक्सप्लेन करते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारत के संविधान में कहीं पर भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सकारात्मक कार्रवाई या सामाजिक न्याय की नीतियों को लागू करने के संदर्भ में कहीं कोई रोक नहीं है। इसलिए भारत का संविधान केवल पिछड़ों को ही आरक्षण का ही प्रावधान नहीं करता, भारत का संविधान कमजोर लोगों को भी आरक्षण दिए जाने का प्रावधान करता है। जनहित अभियान बनाम भारत संघ के 2019 के वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया। इसलिए जब उच्चतम न्यायालय ने इसको जस्टिफाई कर दिया तो आपको उसके बियॉन्ड या उसके अगेंस्ट जाने की शायद ही जरूरत है, क्योंकि वहां पर भी एक लॉजिक आया। वो लॉजिक क्या आया कि वेदर द पॉलिसी ऑफ द सोशल जस्टिस एंड द अफर्मेटिव एक्शन, ये केवल और केवल क्या है, सोशियो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए है, ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी है। तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी है। तो बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि बीपीएससी का अपना एक डायनेमिज्म है, तो ऐसे प्रश्नों को भी तैयार करना पड़ेगा। जैसे अभी हाल के कुछ महीने पहले ही एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आया शेड्यूल्ड कास्ट के भीतर क्रीमी लेयर की अवधारणा को लागू किए जाने के संदर्भ में। पहले हम मानते थे कि जो दलित हैं, जो अनुसूचित जातियां हैं, वो अनुसूचित जातियां एक होमोजेनस क्लास है। मतलब हम लोग ये कहेंगे कि ये कास्ट पूरी पिछड़ी है, सामाजिक दृष्टि से पिछड़ी है, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ी है, इसलिए दलित जातियों के भीतर हमें किसी सब क्लासिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। हालांकि हम ओबीसी के भीतर हम सब क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। बिहार में एमबीसी किया जा रहा है, ईबीसी किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसलिए सब क्लासिफिकेशन, कोटा विद इन कोटा, उपवर्गीकरण, ये रिजर्वेशन की बेनिफिशरीज की पॉलिसीज के संदर्भ में हम ओबीसी पर लगा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा कि यह शेड्यूल्ड कास्ट पर भी लगेगा, जिसका राजनीतिक दलों ने विरोध किया। तो मेरे अनुसार जो सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन है, वो डिसीजन को आधार बनाकर इस बार आपको तैयारी रखनी पड़ेगी। संविधान की संशोधन प्रक्रिया का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। संविधान संशोधन प्रक्रिया की शुरुआत संसद के किसी भी सदन से हो सकती है, पहली बात तो ये है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया में राष्ट्रपति को अनुमति देनी ही पड़ती है, राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते। संविधान संशोधन की प्रक्रिया को ऐसे संशोधन जो भारत के संविधान के
भारत के संविधान में कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण परिवर्तन करते हैं, उनमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। संविधान संशोधन के कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसमें आप जानते होंगे जहां पर राज्यों की शक्तियों पर प्रभाव पड़ता है, जो संघात्मक ढांचे से संबंधित है, वहां कम से कम आधे राज्यों के समर्थन की जरूरत होती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम थोड़ी अच्छी तैयारी करें तो ऐसे स्टैटिक क्वेश्चंस को तो चुटकियों में हल किया जा सकता है। बताइए कि किस प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों की कार्य योजना को प्रस्तुत करती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर यूपीएससी में भी प्रश्न पूछने का रिवाज है और बीपीएससी में भी है। अब प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए 26 नवंबर 1949 को जब उपस्थित हुए थे तो हमने स्वतंत्रता, समानता, न्याय की कसम खाई थी, हमने बंधुत्व, एकता और अखंडता दिए जाने की कसम खाई थी। तो हमें जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट जो है, ये सब हमें लिख देना पड़ेगा कि हम भारत को कैसा राज्य बनाना चाहते थे। हम भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना चाहते थे। हमने ये क्या है, हमने प्रस्तावना में लिखा, संशोधन करके जो कसर थी हमने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ दिया। तो व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट? नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट इज डिटरमाइंड बाय द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल से इसको क्या है, इसको निर्धारित किया जाता है। एंड व्हाट शुड बी द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड आइडियल्स फॉर द इंडियन पीपुल। भारत के लोगों के लिए कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स होने चाहिए। तो हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें समानता चाहिए, न्याय चाहिए, एकता, अखंडता, बंधुत्व, ये सब मूल्य हमारे समाज के लिए जरूरी है। तो यही सब उद्देश्य थे। इन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए हमने कार्य योजना बनाई और कार्य योजना बनाए जाने के संदर्भ में ही हमने केंद्र को ज्यादा शक्तियां दी। ग्रहणवीर ऑस्टिन अपनी किताब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन में लिखते हैं कि भारत के संविधान को 3 उद्देश्यों को हासिल करने के लिए बनाया गया। भारत का संविधान राष्ट्रीय एकता और अखंडता को हासिल करना चाहता है, भारत का संविधान सामाजिक न्याय स्थापित करना चाहता है, भारत का संविधान लोकतंत्र को स्थापित करना चाहता है। तो यहां पर इस बात को हम लिख देंगे। जातीय जनगणना किस प्रकार से बिहार की राजनीति को प्रभावित करेगी। तो बच्चों, जातीय जनगणना भारत की राजनीति को जिस स्तर पर प्रभावित करेगी, जिस तरीके से प्रभावित करेगी, उसी तरीके से बिहार की राजनीति को भी प्रभावित करेगी। जातीय जनगणना होने के बाद हमें जातियों से संबंधित आंकड़े प्राप्त होंगे। जातियों से संबंधित आंकड़े के प्राप्त होने के बाद कौन से लोग ज्यादा पिछड़े हैं, कौन से लोग संपन्न हैं, इसका निर्धारण किया जा सकेगा। इसलिए अफर्मेटिव एक्शन और सोशल जस्टिस की पॉलिसी को तय करने में इससे मदद मिलेगी और ये पूरे भारत भर में मिलेगी। दूसरी बात यहां पर यह है कि जो जातीय जनगणना है, जो जनगणना है, उस जनगणना के संदर्भ में एक नेगेटिव पॉइंट भी कहा जाता है कि भारत के समाज में पहले से ही जाति के स्तर पर विभाजन मौजूद है। अब ये जाति के स्तर पर जो विभाजन मौजूद है, वो विभाजन जो है जातीय जनगणना के होने के बाद बहुत तीखा हो जाएगा। एक और बात है कि हम अभी भी सोशल जस्टिस और अफर्मेटिव एक्शन, या हम अभी भी रिजर्वेशन देने के लिए कास्ट को ही एकमात्र क्राइटेरिया या एक महत्वपूर्ण क्राइटेरिया के रूप में प्रयोग क्यों करें। हम परिवार के आधार पर भी सामाजिक न्याय और सकारात्मक कार्रवाई, आरक्षण जैसे उपाय कर सकते हैं। हमारे पास नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े हैं और हमें प्रत्येक परिवार के बारे में वस्तुस्थिति पता लग चुकी है, या हम वस्तुस्थिति का पता लगा सकते हैं कि किस परिवार के पास क्या उसके आर्थिक हालात हैं, क्या पिछड़ापन है, किस प्रकार की कमजोरियां हैं। तो ऐसी स्थिति में राम सिंह बनाम भारत संघ के वाद में जो ये कहा गया था कि अगर हम जाति आधारित आरक्षण की परिपाटी को आगे बढ़ाते हैं तो बहुत से ऐसे वनरेबल क्लास हैं, बहुत से ऐसे वंचित तबके हैं, बहुत से ऐसे संवेदनशील वर्ग हैं जिनको हम सामाजिक न्याय के दायरे में नहीं ला पाएंगे। जैसे हिजड़ों की कोई जाति तय करना बहुत मुश्किल है। अब अगर मान लीजिए हम ट्रांसजेंडर्स या हिजड़ों के लिए कुछ सरकार के द्वारा कोई उपाय किया जाता है या रिजर्वेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जाता है तो हम कभी भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये आपको समझना पड़ेगा कि जातीय जनगणना के बेनिफिशरीज को डिसाइड करने में, पब्लिक पॉलिसी की मेकिंग में, इन सब में उसका इंपैक्ट तो है, उसका पॉजिटिव इंपैक्ट है, लेकिन हमें केवल जाति तक सीमित नहीं रहना चाहिए। और जातियां भारत में बहुत बड़ा विभाजन पैदा करती हैं। जातियों के आधार पर भारत में अभी भी एक क्या है, ऊंच नीच का भाव मौजूद है। इसलिए और जाति का जो राजनीतिकरण हुआ है वो भी एक भारत में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। राजनीति में केवल जातिवाद ही नहीं है, जातियों का राजनीतिकरण भी हुआ है। रजनी कोठारी ने ये बात कही। तो ये सब फैक्टर्स के आपको क्लास में बताया जाएगा। अभी आपको मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट लग रही होगी, लेकिन फास्ट लगने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि आप में से बहुत से बच्चे 2x 3x स्पीड पर
वीडियोस को बाद में करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जहां पर आपको समझ में नहीं आएगा वो सब चीजें आपको बताई जाएंगी। अब इसके साथ ही भारतीय संवैधानिक पाठ के अनुसार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संस्थागत संबंध पर चर्चा कीजिए। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच जो संबंध हैं, वो संबंध जो है आमतौर पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 78 से गाइड होते हैं। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति जो भी सूचना मांगेंगे प्रधानमंत्री देंगे उन्हें, और राष्ट्रपति के सूचना मांगे बगैर ही प्रधानमंत्री स्वयं भी अगर कोई सूचना देना चाहते हैं तो स्वयं भी सूचना देंगे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के रिश्तों की जो तलखी है वो भारत में पहली बार जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद के समय में ही थोड़ी दिखने लगी। और आप जानते होंगे कि राजेंद्र प्रसाद जी भारतीय विज्ञान कांग्रेस के एक सम्मेलन में गए और वहां पर उन्होंने कहा कि भारत के संविधान में ऐसा कोई भी अनुच्छेद नहीं है जो राष्ट्रपति को रबड़ स्टैंप बनाता है। और पूरा हड़कंप मच गया। एमसीसी तलवार जो उस समय भारत के अटॉर्नी जनरल थे, उनको बुलाया गया और बुलाकर उनको कहा गया कि आप ये देखिए कि जैसा कि राजेंद्र प्रसाद जी ने भारतीय विज्ञान कांग्रेस में कहा है कि भारत के राष्ट्रपति की कोई तयशुदा संवैधानिक प्रमुख की भूमिका नहीं है, वह चाहे तो वास्तविक प्रमुख की भी भूमिका अदा कर सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति के संबंधों के थोड़े तल्खी के उदाहरण हमें कहीं ना कहीं पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी और भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के समय में थोड़ी मिलना शुरू हो जाती है, और वो राष्ट्रपति की भूमिका के संदर्भ में है। हालांकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक बात कही थी कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं, भारत के जो राष्ट्रपति हैं, उनको ठीक वैसे ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि ब्रिटेन में क्राउन करते हैं। कि ब्रिटेन में क्राउन क्या करते हैं, केवल हस्ताक्षर करने का काम होता है, ये बात उन्होंने कही। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अनुच्छेद में कोई ऐसी बात नहीं कही गई है। भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संबंधों के खराब होने का सबसे बड़ा उदाहरण ज्ञानी जैल सिंह, राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जैल सिंह और प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय में दिखाई पड़ता है। आप जानते होंगे कि राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने प्रधानमंत्री से बोफोर्स तोप के मामले में और एक और घोटाले के मामले में सूचनाएं मांग ली थीं, और उन सूचनाओं में से कुछ सूचना दिए जाने के बाद जब राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने आग्रह किया कि उन्हें और सूचनाएं दिया जाए, तो हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ये कहा कि उनके पास और सूचना नहीं है। इसके बाद उनके संबंध थोड़े अच्छे नहीं रह गए थे, मन में थोड़ी कटुता आ गई थी, और ये 78 का व्यवहारिक आयाम आपको बता रहा हूं। इसके साथ ही भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंधों में तल्खी का दौर धीरे धीरे समाप्त होने लगा, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ताकतवर प्रधानमंत्रियों ने अपने निष्ठावान राजनेताओं को राष्ट्रपति के पद पर रखना धीरे धीरे प्रारंभ किया। ये परंपरा कांग्रेस के जमाने में भी थी, और ये परंपरा बीजेपी के या एनडीए के भी जमाने में है और यूपीए के भी जमाने में है। जैसे आप जानते होंगे कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल इतनी बड़ी स्टेट्समैन नहीं थी कि वो राष्ट्रपति पद के लिए चर्चा में थी, लेकिन सोनिया गांधी उनको नियुक्त करना चाहती थी, इसलिए सोनिया गांधी के अपने चयन की वजह से हुई प्रधानमंत्री। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एपीजे अब्दुल कलाम के लिए एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं ये कहना चाहता हूं कि रामनाथ कोविंद जी हों, द्रौपदी मुर्मू जी हों, ये भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ऐसे चयन हैं जो इस बात को बताते हैं कि अगर सत्ताधारी राजनीतिक दल भारत में जब पूरी सत्ता में रहता है तो अपने चयन, अपनी निष्ठा, अपने रुचियों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद पर पदस्थापित करने में सफल होता है। इसलिए आप ये देखेंगे कि राष्ट्रपति के पद पर अब वो तनाव नहीं दिखता, जो तनाव पहले के दिनों में क्या दिखता था। तो ये सब बातें आपको बताई जाएंगी। तो ये प्रश्नों की अगर पूरी प्रवृत्ति को देखें तो प्रश्न जो है वो थोड़ा सूचनात्मक प्रकृति के बहुत कम है। बीपीएससी के जो प्रश्न हैं बच्चों, वो सूचनात्मक प्रकृति के नहीं हैं। बीपीएससी के प्रश्न थोड़े एनालिटिकल हैं, बीपीएससी के प्रश्न थोड़ा रेलिवेंट हैं, थोड़ा जो घटनाएं हो रही हैं उनसे क्या जुड़े हुए हैं। तो इसमें आपकी टीचिंग ऐसी होनी चाहिए जो इस डिमांड को पूरा कर सके।
और मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त करता हूं, जो हम लोगों से पहले से पढ़ चुके हैं या जानते होंगे कि हम लोग मुख्य परीक्षा में इस प्रकार का मार्गदर्शन देने के लिए उस चुनौती को हमेशा से स्वीकार करते रहे हैं। विद्या एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर भी इस चुनौती को हम लोग स्वीकार करते हैं और बहुत अच्छे आपको गाइडेंस का क्या है, बहुत अच्छे तरीके से गाइडेंस का प्रॉमिस किया जाता है। तो मैंने आपको प्रकृति बता दी, प्रवृत्ति बता दी। अनुशंसित पुस्तकें क्या हैं? तो देखो बच्चों, एक राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से किताब आती है, रूपा मंगलानी मैम ने लिखा है, भारतीय शासन और राजनीति। ठीक है, तो ये रूपा मंगलानी की जो किताब है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से, ये बीपीएससी मेंस के लिए बहुत ही शानदार किताब साबित होगी। अगर ये किताब मिलने में दिक्कत होती है तो चौधरी और कुमार की ओरिएंट्स मैन ब्लैक स्वान से किताब आती है। ये किताब दिल्ली विश्वविद्यालय के तमाम प्रोफेसर के लेखों, तमाम प्रोफेसर्स के लेखों का संकलन है और इसका जो प्रीफेस है ये प्रोफेसर यम्पी सिंह ने लिखा है। ये किताब चौधरी और कुमार की जो किताब है उसका नाम है भारतीय शासन और राजनीति। इनमें से कोई भी किताब, आइदर वन आर टू, इनमें से कोई भी किताब आप ले सकते हैं और उस किताब को आप मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही सफिशिएंट पाएंगे। और एक बहुत लोकप्रिय किताब है लक्ष्मीकांत जी की, वो प्रीलिम्स के लिए अब उपयोगी रह गई है, मुख्य परीक्षा में उस किताब से ज्यादा काम नहीं चल पाएगा। वैसे आपको बीपीएससी के लिए हमेशा जो करंट है, जो करंट अपडेट्स हैं उनको भी करना पड़ेगा। तो करंट अपडेट्स में अपार्ट फ्रॉम द न्यूज़पेपर तो आपको कवर करना ही करना है। इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू का एआई आने के बाद आपको हिंदी वर्जन बहुत आसानी से मिल जा रहा है और बहुत अच्छा अनुवाद मिल रहा है। लेकिन इसके साथ ही बच्चों एक पीआरएस की वेबसाइट है, मैं इस वेबसाइट को बच्चों आपको दिखा देता हूं। पीआरएस की जो वेबसाइट है, उस पीआरएस की वेबसाइट को आप यहां पर यूज कर सकते हैं। और पीआरएस की जो वेबसाइट है वो बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी की तैयारी के लिए बहुत ही बेस्ट वेबसाइट है। ये हिंदी में भी है बच्चों, तो हिंदी वाले वर्जन को भी आप यूज कर सकते हैं। इसमें जितने भी करंट अपडेट्स होंगे वो करंट अपडेट्स आपको क्या है, मिलते रहेंगे। तो जैसे झारखंड की 6ठी विधानसभा का प्रोफाइल, हरियाणा की 15वीं, वक्फ संशोधन बिल 2024 पर यहां पर आपको एक कंटेंट मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम द पीआईबी आप पीआरएस की वेबसाइट, prindia.org की वेबसाइट, बीबीसी हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के ओरिजिनल जो संदर्भ, ओरिजिनल जो आपको नोटिफिकेशंस मिलते हैं, जो न्यूज मिलते हैं, उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। और हम लोगों के वीडियोस के द्वारा या अच्छे शिक्षकों के जो वीडियोज हैं करंट से संबंधित, उनका प्रयोग करें। लेकिन ऐसे ही वीडियोस का प्रयोग करें जो मुख्य परीक्षा में आपको उपयोग। कई बार क्या होता है कि हम सब्जेक्टिवली सेटिस्फाई होने के लिए पढ़ना शुरू कर देते हैं, जिसका हमारी परीक्षा के ऑब्जेक्टिव डिमांड से कहीं उसका रिश्ता नहीं होता, तो उससे आपको बचना है। तो यहाँ पर बच्चों इस तरह की जो चीजें हैं आप शामिल कर सकते हैं। तो पीआरएस को आप अपने बीपीएससी पॉलिटी में प्रयोग कर सकते हैं। रही बात उत्तर लेखन की, तो उत्तर लेखन के संदर्भ में प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और हम लोगों ने इस बार विद्या एजुकेशन का प्रयास है कि बीपीएससी के एक बहुत शानदार टेस्ट सीरीज को आयोजित कराया जाए। और उस टेस्ट सीरीज में जो एक अलग पॉइंट होगा, वो अलग पॉइंट ये होगा कि आपको मॉडल आंसर्स के साथ साथ जो आपके डाउट्स होंगे, उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए गूगल मीट के माध्यम से या फिर जो और कम्युनिकेशन के माध्यम है उनके माध्यम से, जूम मीटिंग के माध्यम से आपसे बात करके उस पर समुचित उत्तर भी दिया जाएगा कि आप क्या करें। मतलब अपार्ट फ्रॉम द जो रीडिंग, जो राइटिंग, जो इंस्ट्रक्शंस होंगे, उन इंस्ट्रक्शंस के अलावा आप ओरल इंस्ट्रक्शंस भी क्या है ले सकते हैं। तो इस तरह से बीपीएससी मुख्य परीक्षा में भारतीय राज व्यवस्था के सेगमेंट को इस तरीके से आप तैयारी क्या कर सकते हैं। और आज मैं इस सेशन में इतना ही डिस्कस करूंगा। कल वाले सेशन में मैं आपसे आगे के संसदीय प्रणाली से जुड़े हुए टॉपिक की भी चर्चा करूंगा और 1-2 दिन के भीतर वन नेशन वन इलेक्शन पर एक बहुत ही बहुआयामी एक ऐसा क्लास का आयोजन होगा जिससे आप बीपीएससी के सभी तरह के प्रश्नों का उत्तर देने में सफल होंगे, संतुष्टदायक आश्वस्तकारी उत्तर लिखने में आप सक्षम होंगे। इन्हीं विचारों के साथ, इन्हीं वक्तव्य के साथ आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है।
आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको क्लास से एक डायरेक्शन मिला होगा और ये डायरेक्शन आपको आगे भी मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।